हाय फ्रेंड्स, आज बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की। वो है केस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जेंडर के विषय में पढ़ा था। डिक्लेनेशन ऑफ नाउन, संज्ञा के विकार का ये आखिरी विकार है केस, जिसके विषय में आज हम लोग स्टडी करेंगे। केस होता क्या है, केस को पहचानते कैसे हैं और कारक कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों, जिस नाउन या प्रोनाउन का क्रिया से सीधा संबंध प्रकट होता है वह केस कहलाता है, अर्थात कारक कहलाता है। तो आइए मित्रों देखते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं। उदाहरण के साथ इनकी हम लोग स्टडी करते हैं। आपने हिंदी में कारक पढ़े होंगे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान पढ़े होंगे ना। बिल्कुल सेम वैसे ही है, आप अंग्रेजी में भी इनको पढ़ेंगे और इनको समझेंगे। चलिए देखते हैं कारक पहला, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। इसको आप कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता का मतलब आप जानते हो कि हमेशा वर्ब के पहले जो शब्द प्रयोग होता है वो कर्ता कहलाता है। तो जो भी नाउन या प्रोनाउन वर्ब के पहले प्रयोग होगा, सब्जेक्ट के रूप में आएगा, वो आपका कर्ता कारक कहलाएगा, अर्थात आपका सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। जैसे मोहन किल्स ए बर्ड, मोहन एक चिड़िया को मारता है। कौन मारता है? मोहन। अर्थात कौन से जैसे ही आप प्रश्न करोगे उसके जवाब में जो चीज़ भी मिलेगी, यानी कौन से प्रश्न करने पर आपको कर्ता कारक का पता चल जाता है। ठीक, यहाँ पर यह भी हो सकता है कि ही किल्स ए बर्ड, वह एक चिड़िया को मारता, तो ही एक प्रोनाउन है तो वो भी एक सब्जेक्ट कहलाएगा, अर्थात नॉमिनेटिव केस कहलाएगा। कुल मिलाकर क्रिया के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया हो वो कर्ता कारक कहलाता है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, और जिस प्रकार से कर्म दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव। वैसे ही ऑब्जेक्टिव केस में दो केस होते हैं। पहला होता है डेटिव केस, ठीक है, जिसे संप्रदान कहते हैं। डेटिव केस का मतलब होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मान लीजिए आप वाक्य के अंदर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे करते हैं? किसे या किसको से प्रश्न कर दो तो आपको पता चल जाएगा। जैसे नेहा गेव हिम ए बुक, नेहा ने उसे एक किताब दी। ठीक है, अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हिम है, एक अ बुक है, यानी एक सजीव ऑब्जेक्ट है, एक निर्जीव ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस ढूंढना है तो वैसे तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। लेकिन अगर इसमें आप छांटें कि डेटिव केस कौन सा है, संप्रदान कारक कौन सा है, डेटिव, तो डेटिव आपको किसी या किसको से प्रश्न करने पर मिल जाएगा, अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो मिल जाएगा। नेहा गेव हिम ए बुक, नेहा ने एक किताब दी किसे? उसे। तो वैसे तो ये पूरा ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा हिम डेटिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस में एक्विजिटिव केस। ये एक्विजिटिव केस भी बिल्कुल डेटिव केस की तरह ही है। क्यों? क्योंकि डेटिव केस के अंतर्गत आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसके अंतर्गत आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार का बताया है, एक होता है कि इनडायरेक्ट, एक डायरेक्ट। तो वैसे ही इनडायरेक्ट है तो डेटिव केस कहलाएगा और डायरेक्ट है तो एक्विजिटिव केस कहलाएगा। ठीक है, जैसे नेहा गेव अ बुक टू हिम, मैंने उसी सेंटेंस को कर दिया है। तो नेहा ने उसे एक किताब दी। ठीक है, इसमें क्या से प्रश्न करना पड़ेगा आपको? तो नेहा ने उसे क्या दिया? एक किताब, अ बुक। ठीक है, तो वैसे तो कहूँ तो ये पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा, अ बुक टू हिम पूरा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। लेकिन हमें इसमें भी अगर छांटना है, एक्विजिटिव केस देखना है, तो अ बुक इसमें एक्विजिटिव केस कहलाएगा। ठीक है, दूसरी बात, एक्विजिटिव केस में आपका निर्जीव आना है। अब वो भले ही आपका कॉम्प्लीमेंट हो तो भी आपका यानी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल है, ये प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ नाउन है, ये कि किताब मेज पर है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाया। तो कॉम्प्लीमेंट भी आपका एक्विजिटिव केस के अंतर्गत आता है। तो ये आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं इसको। अगर आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है कोई तो आपका ये आपका एक्विजिटिव केस के अंतर्गत आता है। मित्रों, आप देखिए ऑब्जेक्टिव केस में तीन चीज़ें मिली हैं आपको। डेटिव केस होगा, एक्विजिटिव केस होगा और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी होगा, जिसे आप एक्विजिटिव केस के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा है मित्रों पजेसिव केस, संबंध कारक। संबंध कारक ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी
इस वीडियो में हम संबंध कारक भर को जानते कि होता क्या है। इसमें किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित किया जाता है। ठीक है, संबंध कारक आपने देखा अपोस्ट्रोफी एस से होता है। ठीक है, निर्जीव में अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है। माई, हर, हिज, देयर, योर, अवर, ठीक है, ये इन वर्डों से, ये चूंकि पजेसिव केस होते हैं, इनसे कोई ना कोई नाउन जुड़ा होता है। ठीक है, देखें पजेसिव केस में ही इज कॉलिंग माई फ्रेंड, वह मेरे मित्र को बुला रहा है। ठीक है, ही प्रोनाउन है, इज कॉलिंग वर्ब है, माई फ्रेंड ये है माई फ्रेंड। अब देखिए पजेसिव केस तो आपका चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में भी आता है और सब्जेक्टिव केस में भी आता है। आप ध्यान रख लीजिएगा, इस बात को गांठ बांध लीजिए। आपका पजेसिव केस सब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। वो मैं भी एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे ही इज कॉलिंग माई फ्रेंड, माई आ गया, माई का संबंध फ्रेंड से है, तो माई फ्रेंड, ये माई क्या हुआ आपका पजेसिव केस है। ये कहाँ पे आया है, वर्ब के बाद आया, तो अर्थात ये क्या कहलाया, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैंने दूसरे सेंटेंस में लिखा राम्स बुक इज न्यू, राम की किताब नई है। राम्स बुक अपोस्ट्रोफी एस दिया, राम की किताब, ये संबंध है राम की किताब, राम का संबंध किताब से है। तो फ्रेंड्स राम्स बुक है, तो ये राम्स कहाँ आया, वर्ब के पहले आया, तो ये कहलाएगा तो पजेसिव केस। देखिए वर्ब के बाद दिया हो संबंध कारक तो पजेसिव केस है, और सब्जेक्ट वर्ब के पहले दिया हो, सब्जेक्ट की जगह दिया हो तो भी पजेसिव केस है। यानी पजेसिव केस सब्जेक्ट में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है। क्लियर मित्रों। नेक्स्ट है वोकेटिव केस या नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। देखिए चाहे वोकेटिव केस कह लें चाहे नॉमिनेटिव एड्रेस यानी संबोधन कह लें, जब भी किसी व्यक्ति को आप संबोधन, नाउन या प्रोनाउन को आप संबोधन करेंगे, ठीक है, तो सेंटेंस के पहले कॉमा लगा करके लिखा होगा। जैसे मैंने कहा बॉयज़, देखिए बॉयज़ कम हियर, लड़कों यहाँ आओ, मैंने संबोधन किसका किया, बॉयज़, फिर मैंने बाद में कहा कम हियर। बॉयज़ डोंट मेक ए नॉइज, बॉयज़ डोंट मेक ए नॉइज, बच्चों शोर मत करो। तो ये क्या हुआ, संबोधन हुआ। बोले गीता ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, गीता एक गिलास पानी लाओ, तो ये दिस इज संबोधन, नॉमिनेटिव एड्रेस। पांचवा नेक्स्ट है नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन। देखिए ये नॉमिनेटिव केस था, ये भी नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब बगल में, समझ रहे हो ना, यानी यहाँ ये नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट के रूप में ही आएगा, लेकिन अपोजिशन माने बगल में। इसमें कुल मिलाकर कोई ऐसे दो नाउन दिए होंगे, ठीक है, जो किसी एक ही क्रिया के कर्ता होंगे। यानी नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन में कोई ऐसे दो नाउन दिए होंगे जो किसी एक ही क्रिया के कर्ता होंगे। इसकी पहचान विशेषता क्या है कि पहले नाउन के विषय में, पहले नाउन के इंफॉर्मेशन, पहचान, परिचय दूसरे नाउन में दिया होगा। यानी पहले नाउन का परिचय दूसरे नाउन में दिया होगा, लेकिन ये किसी क्रिया का कर्ता होगा। जैसे मोहन द मॉनिटर ऑफ द क्लास इज गोइंग, मोहन कक्षा का मॉनिटर इज गोइंग जा रहा है, तो मोहन का परिचय क्या है, द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो आपका जो नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन कहलाएगा वो आपका ये कहलाएगा द मॉनिटर ऑफ द क्लास। लेकिन इसमें एक बात और है, जैसे मैंने आपको पजेसिव केस को बताया कि पजेसिव केस और सब्जेक्ट की जगह भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी हो सकता है, ठीक वैसे ही आपका नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन आपका ऑब्जेक्टिव केस इन अपोजिशन में हो सकता है। नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन, और यही दो नाउन वर्ब के बाद दिए हों, मतलब ऑब्जेक्ट में दिए हों, जैसे यहाँ पर कि ही इज मोहन द मॉनिटर ऑफ द क्लास। देखिए मैंने वही सब्जेक्ट उठा करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया, क्या, ही इज मोहन द मॉनिटर ऑफ द क्लास, वह मोहन कक्षा का मॉनिटर है, करेक्ट। तो यहाँ पर भी मोहन का परिचय इसमें दिया है द मॉनिटर ऑफ द क्लास में। अंतर क्या है कि देखिए इसमें आपका सब्जेक्ट की जगह आया है ये पूरा, तो ये आपका नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन है, और ये ऑब्जेक्ट में आया है तो इसको आप ऑब्जेक्टिव केस इन अपोजिशन कहेंगे। पजेसिव केस जिस प्रकार से सब्जेक्ट भी किसी सेंटेंस का हो सकता है, ऑब्जेक्ट में भी दिया हो सकता है, बिल्कुल
नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन भी अगर सब्जेक्ट के रूप में दो नाउन हैं, किसी क्रिया से संबंध दोनों नाउन किसी क्रिया के करता हैं, तो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस इन अपोजिशन कह सकते हैं आप। अगर वही दो नाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर हैं तो ऑब्जेक्टिव केस इन अपोजिशन कह देते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव माने कर्ता, एब्सोल्यूट में स्वतंत्र। देखो फिर वही बात आ गई, नॉमिनेटिव आ गया, इसका मतलब ये किसी कहते हैं स्वतंत्र कर्ता। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट केस भी एक होगा जो स्वतंत्र कर्ता कहलाता है। वो कैसे होगा? स्वतंत्र इसलिए कहते हैं कि इस कर्ता का किसी भी क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नाउन या प्रोनाउन, ऐसा सब्जेक्ट जिसका किसी क्रिया पर दूसरी क्रिया पर कोई प्रभाव ना पड़े, ना तो वह किसी क्रिया का कर्ता होता है ना कर्म होता है, कुछ नहीं होता, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो ऐसे को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। जैसे द गेम बीइंग ओवर ऑल लेफ्ट द फील्ड। गेम ओवर हुआ, सभी ने फील्ड छोड़ दी, तो देखिए द गेम ये है इसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्यों? क्योंकि ना तो किसी क्रिया का यहाँ करता है और ना इस क्रिया पर इसका कोई फर्क पड़ रहा है। तो मित्रों ये थे केस। आई थिंक आपको आज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मित्रों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी प्रकार की केस संबंधी प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस ऑफ नाउन के साथ, कि संज्ञा के कितने प्रकार के कार्य होते हैं। आप लोगों ने नाउन पढ़ा, लेकिन नाउन के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कार्य पढ़ेंगे। मिलते हैं, नमस्कार।